नाज़रीन, अब ज़रा बैन अवी खबरों की तरफ आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये उसके अंदर तस्वीर है, आप ये देख लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मशरिक़ वस्ता में हथियार बहुत बड़ी मिकदार में इकट्ठे कर लिए। अब हर तरफ पानियों में उनके हथियार हैं तैरते हुए, साथ में उनके फाइटर जेट्स हैं उन बहरी बेड़ों के ऊपर। तो पानियों पे उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद जो मिडल ईस्ट है, तमाम ममालिक के अंदर उन्होंने भारी हथियार पहुंचाए बहुत बड़े पैमाने पर। ये डार्क ईगल नाम का इनका मिसाइल है अमेरिका का, एक बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है, बहुत स्पीड के अंदर ये मूव करता है। 2775 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल है, बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है, उम्दा हथियार है और बहुत ख़तरनाक है। ये एक मिसाइल की जो कीमत है वो लगभग 15 मिलियन डॉलर्स है, यानी इतना महंगा हथियार है ये। इन हथियारों को मिडिल ईस्ट में मूव किया जाए, इसके लिए इजाज़त तलब की गई है अमेरिका में, और अब ये हथियार भी अमेरिका में पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिए गए। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी हों तो ये बहुत ख़तरनाक हथियार है। ईरान के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हर तरह के हथियार वहाँ पे इकट्ठे कर लिए गए। और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने लिखा कि द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, और कोई भी नहीं रोक सकता जो अब आने वाला है। तो ये एक धमकी है, जंग जैसा पोस्टर उसके साथ लगाया हुआ कि एक तूफान आ रहा है और कोई भी नहीं रोक सकता जो हम करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए कि जो जारहाना धमकियां वो लगातार लगा रहे हैं उसके साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि सालिस होने का दावेदार है कि हम इसमें सालसी कर रहे हैं और दुनिया तारीफ भी कर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को भी एक शट अप कॉल देनी चाहिए कि जनाब आप मुंह बंद करेंगे तो हमको मुज़ाकरात कराएंगे ना। आप दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं, और जितनी देर हमने जंगबंदी करवाई आपने इतने बड़े पैमाने पर हथियार हमारे रीजन में पहुंचवा दिए कि अब किसी को एतबार ही नहीं आ रहा कि ये हथियार जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, डरावे के लिए तो नहीं है। अगर ये हथियार चल जाते हैं जैसे कि पहले चले हैं और 2 मरतबा ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान भरोसा कैसे करेगा? तो सालसी करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये बात पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को बतानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और खबर है, और वो ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये दोनों का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ईरान इसके ऊपर अब क्या सोच रहा है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा और कहीं नहीं है। यानी उनको हम यहां डबो देंगे, उनकी जगह और कहीं नहीं है। यह स्टेटमेंट मैं यहां रोकता हूं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ईरानी गवर्नमेंट जो है या ईरानी फौज, उन्होंने जो इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया है, उनका यह कहना है कि हमारी इतनी जबरदस्त तैयारी है और हमारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। जिस वक्त भी लड़ाई होगी हम ये नाकाबंदी ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। नाकाबंदी का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी ईरान ने बहुत बड़ा इस पे एक ऐलान किया है, और ये पूरी दुनिया के मीडिया में खबर छपी भी है। तो नाकाबंदी कैसे तोड़नी है, किस तरीके से अमरीकी जहाज़ों को पीछे धकेलना है या उन पे हमला करना है, ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना दी है। अब मुश्तबा खामनेई कहते हैं, ये यौम खलीज फारस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। खलीज फारस का रोशन मुस्तकबिल अमेरिका से पाक होगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं होगा, और ये कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा जी हमारा जो यहाँ के खित्ते के मुल्क हैं, चाहे इस पानी के इधर हमारी तरफ हैं या उधर सामने अरब ममालिक हैं, हमने इकट्ठे रहना है, हमारा एक मुस्तकबिल है और हमारी एक ही तकदीर है। लेकिन जो दूर से आए हुए अपने लालच के चक्कर में वो इन पानियों में डूब जाएंगे, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें जो है मुश्तबा खामनेई ने कहा, और ये भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीज फारस के खित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इस आबी गुजरगाह के इस्तेसाल को ख़त्म करेगा। ईरान ने वैसे अच्छा काबू कर लिया आबनाए हुर्मुज़ को, हालांकि ये पहले बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं था, चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी।
अरब ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब ईरान के कंट्रोल में चला गया है तो उनके लिए भी ये पंगा पड़ गया। अब ईरान छोड़ता नहीं है उसको। अरब ममालिक ये कहते हैं हम यहाँ से अच्छी खासी तजारत करते थे, तो आपने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हम ईरान के मोहताज क्यों हो। यानी सऊदी अरब ये सोचता है, कुवैत, इराक, बाकी ममालिक जो खित्ते में हैं, बहरीन, कतर, यूएई, कि हम ईरान से इजाज़त लेके अब तजारत करेंगे। यानी ईरान हमें इजाज़त देगा कि यहाँ से आप जहाज़ गुजारें या ना गुजारें, हम इतने अमीर ममालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स हैं, तो अब ईरान हमें बताएगा कि यहाँ से जहाज़ गुजारना नहीं गुजारना। उनके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। इस पर एक ईरानी सदर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि सख्त वार्निंग दी है उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को। ये खलीज फारस के कौमी दिन के मौका पर उन्होंने कहा कि आपने हुर्मस को ईरान की मज़ामत और ताकत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि अहम आबी गुजरगाह ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी वकार की नुमाइंदगी करती है। कल तक ये आबी गुजरगाह जो है एक बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ता था, लेकिन आज क्योंकि ईरान के कंट्रोल में और ये सब कुछ अमेरिका का किया धरा है, अमेरिका ना ईरान पे अटैक करता, ना जल्दबाजी के अंदर ये सारी सूरत होती, ना अमेरिका और इसराइल इतनी बुरी तरह एक्सपोज होते, ना अरब ममालिक के अंदर बम गिरते, ना इसराइल के अंदर बम गिरते, ईरान में इतना बड़ा जो खून रेजी हुई वो भी ना होती, इतने सारे लीडर शहीद हो गए वो भी ना होता, अमेरिकन फौजी भी मारे गए, इसराइली भी मारे गए, ये सारा नुकसान रुक सकता था। और सबसे बढ़ के ये कि आपने हुर्मस पे ईरान ने कब्जा कर लिया, अब वो उसको छोड़ता नहीं है और वो ये कहता है ये हमारी खुद मुख्तारी है, हम जनाब इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत को रोकने का फैसला दुरुस्त है और ईरान अपनी सरजमीन और समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। नाज़रीन, रोला बहुत ज़्यादा पड़ गया है जो पंजाब के अंदर एक नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल को क्या नाम दिया जाए, मेरे ख्याल में जो सबसे मुनासिब नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिल बहुत बदनाम होने वाला है और ये नेक नियति से तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के जो हमायती थे, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ के लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते थे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि यार ये किस किस्म का बिल ये लोग लेकर आ गए। अगर ये इस तरह के कानून बनाएंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेंगी, इंसानी हकूक अमली तौर पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि बहुत बदनाम होने वाला है बिल, तो इसका कोई आसान नाम होना चाहिए। तो ये मार्शल लॉ बिल, इसका मेरे ख्याल में अब तक मुझे जो समझ आया आसान तरीन नाम इसका रखा जा सकता है, मार्शल लॉ बिल। और ये पंजाब के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ बिल लाया जा रहा है। इसका मुश्किल नाम लेने से बेहतर है इसको मार्शल लॉ बिल ही पुकारा जाए। ये पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड है, यानी पंजाब के अंदर खास तौर पे खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा जो है वो अब एक कानून लेकर आ रही है जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया वो खुद मुकर गया, उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा ये बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी PMLN लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पे काम होने लगा था। और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन जरूर बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं। और फिर सारे सहाफ़ी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौइयत का एक अजीबो गरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीजें मैं आपको ये बताता हूं। एक तो जनाब MPA साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है, तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये खानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना या कानून पास होने के लिए जाते हैं, उनके बारे में स्पीकर को जरूर पता होता है। लेकिन यहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइल्मी का इजहार। अब वो कहते हैं जी जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निजाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है। मलक अहमद खान कौन है? जनरल बाजवा का बहुत करीबी आदमी, रिजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में से एक। जनरल बाजवा और उनके रिश्तेदारों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर शरीफ खानदान के लिए रास्ते निकालने वाला मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वही है जिनके भाई के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस एलिगेशन थे
और उनके ऊपर मुकदमात भी बने थे, लेकिन बाद में अचानक से उनके लिए नरमी हो जाती है जब मलक अहमद खान साहब के जनरल बाजवा साहब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो नाजरीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्पीकर की मंजूरी के बगैर यह बिल कमेटी से मंजूर कराया गया? यानी ये बहुत अजीब बात है ना कि स्पीकर को पता ही नहीं है, बारों बार काम हो रहे हैं। तो हर चीज मरियम नवाज के कंट्रोल में है, या जो लोग मरियम नवाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं, या वो चीज उनके कंट्रोल में है। अब देखें ना, मरियम नवाज की सियासी तौर पे तो कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनका वालिद एक वजीर आजम रहा है, वजीर आला रहा है। अपनी सियासी हैसियत उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी सोच है, ना उनके पास जो उनकी कैबिनेट में करीबी उनकी सहेलियां हैं उनमें से किसी की सियासी सोच नहीं है। आप अंदाजा करें ना, वो जो वजीर तालीम जिस आदमी को रखा हुआ है, अब जिस लेवल का वजीर तालीम है, उस लेवल को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है। यानी जिस हुकूमत का, जिस कैबिनेट का वजीर तालीम इस लेवल का आदमी हो, आपने शक्ल देखी है उसकी, आपने काम भी उसके सुने, आप उसकी तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, उसके बयानात भी सुनते रहते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ना सर है ना पाऊं है। तो जिनका वजीर तालीम इस नौयत का होगा, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी मिनिस्टर्स को आप देख लें, तो आपको उनकी ज़हनी हालत का पता चल जाएगा। तो इनका कोई तजुर्बा तो है नहीं सियासत में, बेचारे बिल्कुल सियासत से नाबल्द हैं। तो इनको लिखकर जो चीज़ दी जाती है ये समझते हैं वही ठीक है, जो इनको ब्रीफिंग दे दी जाती है ये पागल हो जाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। लेकिन जो आदमी थोड़ी सी भी सियासत को समझता है, या जिस सहाफ़ी को थोड़ी बहुत भी समझ है, वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये इन्होंने किया क्या, ये किस लेवल का कानून ये लोग लेकर आ गए हैं। पूरा निज़ाम हिल गया है कि भाई अब क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान को शुमाली कोरिया से भी बदतरीन कोई जगह बनाना चाहते हैं? क्या आप डिक्टेटरशिप से भी आगे किसी जगह पे जाना चाहते हैं? जनाब MPA मुकर गया, कहता जी मेरा नहीं है, मरियम नवाज का है। मरियम नवाज ने खुद बनाया था, पंजाब हुकूमत का, मैं कल्ला नहीं है। और जो मलक अहमद खान साहब है वो कहते जी मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। ये चीज भी हो रही है यानी, और इसको जो है वो जोड़ा गया अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निजाम। ये उस तरह का एक कानून है जो ये लाया जा रहा है पंजाब के अंदर। अब इसके ऊपर ना लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। जो बहुत करीबी लोग हैं PMLN के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो लोग भी बेचारे बोलना शुरू हो गए। यानी वो सहाफी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वो बेचारे भी बोल रहे हैं कि यार ये क्या मुसीबत है। अब यहां पे जो है वो नजम सेठी का स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, कल ये अपोजिशन में इन्होंने जाना ही जाना है, तो फिर की करोगे तुसी? यानी उन्होंने पंजाबी में उन्होंने पूछा, फिर एक नज़म भी उनको सुना दी। तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये पहले भी मुश्किल हालात से गुजरे हैं और ये फिर भी गुजरेंगे। तो तारीख बड़ी जालिम होती है। यही सारे कवानीन जो है ना, चाहे ये पीका है, चाहे ये टीका है, ये जो भी है ना, इनके ऊपर ही लगने, ये मार्शल लॉ बिल भी इनके ऊपर ही लगना है। ये जितने आप सख्त से सख्त कवानीन बनाएंगे ना, ये मुड़ के आपके ऊपर ही आएंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब नहीं होगा ना, तब तक पाकिस्तान में सब लोग जद में आते रहेंगे इसी तरह के जालिमाना कवानीन के। तो नाजरीन, अब ये अच्छा, इसमें एक इस्तिस्ना भी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है इसके अंदर, इसमें एक इस्तिस्ना भी है। कौमी पॉलिसी जिसके तहत बड़े मनसब पर फाइज शख्सियात, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया गया इसके अंदर भी कि जनाब बाकी सारे तो जो है समाज दुश्मन हो जाएंगे, बाकी सब पे तो ये मार्शल लॉ बिल लगेगा, लेकिन ये जो है ना बड़े बड़े लोग जो हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। इस तरह जो पंजाब में तैयार किया गया जो नया कानून है, इसके तहत भी हुकूमत और अहलकारों को गुड फेथ में इससे इस्तिस्ना होगा और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। आप अंदाजा करें, आम आदमी की मंजी ठोक दो, अपोजिशन की ऐसी तैसी कर दो, गरीब आदमी को रगड़ा लगा दो, कोई सोशल मीडिया पे नौजवान आवाज उठाए तो उसका पूरा घर तोड़ दो, जो मर्जी उसके साथ करो। लेकिन जब कोई सरकारी मुलाजिम करे या हुकूमत करे तो आपके नहीं गुड फेथ में किया है। यानी वो एक ताड़ा कुत्ता टॉमी ते साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये एक मिसाल थी, आपको याद होगी। थोड़ा अरसा पहले अली अमीन गंडापुर ने भी एक मिसाल दी थी कि हम नाचे तो ये और तुम नाचो तो वो। तो हर एक की तरह की अपनी अपनी ज़ुबानों में, पश्तो में अलग है, अंग्रेज़ी में अलग है, उर्दू में अलग है, तो बहुत सारी मिसालें बनी हुई हैं। तो मैं हैरान होता हूं कि ये सबके लिए अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं। एक मुल्क के अंदर अलग अलग कानून तो नहीं होते कि हुकूमती आदमी अगर ये गंद मारेगा तो उसको माफ है, आप ये सोचेंगे गुड फेथ है, यार को अच्छा सोच के ही कहा होगा। लेकिन कोई और आदमी अगर कोई सही बात भी कहेगा, इसने जरूर बुरा सोचा होगा। अब ये नियतों का फैसला करना शुरू हो जाएंगे, अपनी अदालतें खुद लगाएंगे, जजेस नहीं लगाएंगे, इनके अपने सरकारी मुलाजिम अदालतें लगाएंगे, अपनी अदालतें खुद लगाएंगे, खुद ही फैसले सुनाएंगे। और खुद की सिचुएशन बड़ी अजीब। शहबाज शरीफ साहब का मैंने चेहरा देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो गूंगा चेहरा है, वो जैसे भी उनका एक पोस्चर होता है,
लेकिन शहबाज शरीफ के चेहरे से नजर आ रहा था कि जो क्योंकि फील्ड मार्शल ने मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ था, तो वो जो कैमरे का व्यू से पता चल रहा था कि वो तनाव में है। शहबाज शरीफ साहब परेशान है। देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अमरीकी पाकिस्तान से किसी सूरत भी नाराज ना हो और उनकी पसंद का एक मुआहदा तय पा जाए। देखिए, इससे 3 फायदे होंगे पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। अगर अमरीकी नाराज नहीं होते पाकिस्तान से और यह मुआहदा तय पा जाता है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो नाराज ना हो। शहबाज शरीफ ने यानी सालसी तो अपनी जगह जो पॉलिसी की है इस बीच में कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, उनकी तारीफें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफें की शहबाज शरीफ ने, गेम उठा के रखी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये कामयाबी होती है और एक मुआहदा हो जाता है, चाहे अमेरिका को उसमें कुछ मिल जाए, चाहे ईरान को मिल जाए, तो उसमें 3 चीजें होंगी। एक तो पाकिस्तान को आलमी सतह पे कुछ पजीराई मिल जाएगी। नंबर 2, ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा सरकार से मजीद खुश हो जाएगी, यानी आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से। और अमन आने की वजह से खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, यानी फायदा होगा उन मुल्कों को जो इस खित्ते के अंदर मौजूद है। तो ये 2-3 चीजें पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत अहम है कि वो कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को जितना हो सकता है वो खुश रखे। और अमेरिकन भी ये जानते हैं कि ईरानियों को मनाने के लिए पाकिस्तानियों को अपने हाथ में उन्हें रखना पड़ेगा। पाकिस्तान इस खित्ते के प्लेयर्स में से एक है और वो एक ऐसा रास्ता है जहां पे ईरान के साथ बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कतर पे भी ईरान ने बम मारे हुए हैं और कतर की जो अमरीकी बेसिस हैं वहां से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी बम मारे हुए हैं। तो वहां पे एक तलखी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं थी। लेकिन जब कतर बीच में आए नेगोशिएशंस में तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि वो बहुत तजर्बाकार सालसी करवाने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे अहम तरीन आलमी मामलात में सालसी करवाई हुई है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चुक के रखी गेम, जेडी वेंस की भी, फील्ड मार्शल की भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी। वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शहबाज शरीफ साहब। तो जेडी वेंस ने भी फील्ड मार्शल की दबा के तारीफें की। जेडी वेंस ने कहा कि मेरी गुज़िश्ता 3 माह में अपनी बीवी से भी ज्यादा आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई है। ये जेडी वेंस ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। मैं यहां पे एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि ये मुज़ाकरा देखें, पाकिस्तान अगर ये करता है ना तो पाकिस्तान की कामयाबी है। सालसी में अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान बतौर मुल्क इसके अंदर पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। एक सरकारी मुलाजिम जो एक फौजी ऑफिसर है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये नामुनासिब बात है। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीज़ें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है या तो उसको गोली मार दी जाती है या जेल में डाल दिया जाता है या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहां से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है और वो यही काम करते हैं हमेशा से। देखें ना, जिन मुल्कों ने जंग लड़ी, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका, आप लॉजिकली सोचें इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाइस्ड होकर बात करें, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं कि अपने दिमाग से सोचें आप कि अमेरिका ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, ईरान ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, कतर के ऊपर बम गिरे, कतर ने वापस वहां से मारे भी, उन्होंने अपने इंटरसेप्टर भी चलाए। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी का भी आर्मी चीफ नहीं आया और पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ सालसी के लिए गया। ये काम सिविलियंस के करने का है। जब सिविलियंस ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत होगी। फौज को अपना काम करना चाहिए। कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आता, उन्हें पता है उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें किस बात की तनख्वाह दी जाती है। वो उनसे वही काम करवाते हैं जिसके लिए उन्हें तनख्वाह देते हैं। इजाफी काम उनको नहीं देते, उन पे बोझ नहीं डालते। लेकिन यहां पे जो है वो खुद से ये बोझ उठाया गया और ख्वाहिश है कि हर जगह पे हमारा नाम होना चाहिए। तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? दुनिया ये जानती है कि जब आप डिक्टेटर के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ उसको ये सहूलत दें कि आप उसके खिलाफ ना जाएं और आप उसके रजीम को तस्लीम रखें, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह एक सियासतदान होगा तो वो अपने मुल्क के लिए फायदा भी मांगेगा, सरमायाकारी भी मांगेगा, वो अपने मुल्क की मफाद की बात भी करेगा। डिक्टेटर हमेशा अपने जाती मफाद की बात करेगा क्योंकि वो गैर कानूनी तौर से आकर बैठा होता है और उसके ऊपर कोई इखलाकी जवाब नहीं होता। उसके बैठने का इखलाकी, कानूनी, आईनी जवाब नहीं होता। लिहाजा वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसको मालिकान कहते हैं। सियासतदान ऐसा नहीं होता, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो अच्छी डील कर सकता है इसलिए कि वो लेजिटिमेट होता है। तो ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। चाहे सिविलियन हुकूमत जो है
वो चाहे जाली सही, लेकिन इसके बावजूद सिविलियन हुकूमत को ही ये काम करना चाहिए था। नाज़रीन, ईरान जो लड़ाई मैदान में